तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले आज हम लोग टॉप हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग टॉप हेडलाइंस को देखेंगे, फिर उसके बाद आपके जो मेन हेडलाइंस हैं उसको कवर करने के बाद करेंगे और देन आफ्टर सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। राइट, चलो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फोन पे के बारे में। यहाँ पे फोन पे के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है और ये फोन पे के बारे में डिस्कशन का मतलब इन द सेंस कि फोन पे ने अभी अभी हाल फिलहाल में क्या लॉन्च किया है, एक नया प्लान लॉन्च किया है। कई बार अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बन कर आए। हम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे। जैसे कि फोन पे अभी अभी हाल फिलहाल में नया प्लान जारी किया है, फायर क्रैकर इंश्योरेंस। फायर क्रैकर इन द सेंस पटाखों से होने वाली नुकसान और पटाखों से होने वाले मौत के लिए इंश्योरेंस दी जा रही है। यानी कि अगर दिवाली में किसी भी प्रकार से जो पटाखे होते हैं उससे कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, फैक्ट्री में आग लग जाती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब के कंडीशंस में क्या होता है, तब के कंडीशंस में आपके प्रॉपर तरीके से फोन पे ने एक पार्टिकुलर क्या काम किया है, एक इंश्योरेंस की शुरुआत की। एरिक्सन ने एक मल्टी बिलियन डॉलर 5G इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है भारतीय एयरटेल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एरिक्सन ने अभी अभी हाल फिलहाल में मल्टी बिलियन डॉलर 5G इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है और ये भारतीय एयरटेल से ये खिताब जीता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया WTSA 2024 का और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का, जिसका आयोजन कल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में अगर हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में 75वां इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की शुरुआत की है। कहाँ पे की हुआ है, मिलान में किया गया है। और इसकी जो जिम्मेदारी होगी जो कि स्पेस सेक्टर्स में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा, बैंकिंग और फाइनेंशियल क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल फिलहाल में 400 दिन का एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम निकाला है और ये फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का नाम है उत्सव डिपॉजिट स्कीम। और इस डिपॉजिट स्कीम यानी कि एफडी पे 7.3% का ब्याज दिया जाएगा। पिच 2x यहाँ पे 9,000 करोड़ रुपए का लोन डिसबर्समेंट करेगा। ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो बिज 2x नाम का एक कंपनी है, इन्होंने 9,000 करोड़ का लोन डिसबर्स्ड करेगा, यानी कि लोन बांटने का काम करेगा। टाटा कैपिटल, टाटा मोटर फाइनेंस, जो कि आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिला है कि टाटा मोटर फाइनेंस जो है वो अब टाटा कैपिटल में मर्ज हो जाएगा। कैश फ्री पेमेंट यूपीआई स्विच टू इनहैंस सक्सेस रेट्स फॉर ऑनलाइन बिजनेस। यानी कि कैश फ्री पेमेंट नाम का एक कंपनी है और ये यूपीआई में स्विच करने के लिए आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है। भारत और अमेरिका ने 32,000 करोड़ रुपए का एक डील साइन किया है और जिसमें 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदे जाएंगे भारत की तरफ से। नासा ने यूरोपा क्लिपर टू एग्जामिन जुपिटर्स मून। जुपिटर्स यानी कि बृहस्पति ग्रह है, उस बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा को एग्जामिन करने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर नाम का रॉकेट छोड़ा है। डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमानी, इन्होंने 26वें डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के तौर पे शपथ ग्रहण की है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स में देखेंगे, आरेना साबालेंका ने वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन के वुहान 1000 सिंगल्स टाइटल का खिताब जीता है। जनीक सिनर ने यहाँ पे एटीपी शंघाई मास्टर्स 1000 सिंगल टाइटल्स जीता है। साथ ही साथ तानिया हेमंत ने 2024 के बैंडिगो इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। सोनम उत्तपम ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है विमेन्स 10 मीटर की एयर राइफल के टूर्नामेंट में। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई किस टर्म्स में, ये आपके इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के बारे में हो। शुरुआत करते हैं
पॉजिटिव कोट्स के साथ। विद्या ही निर्धन का धन होता है और बुद्धि ही संकट के समय काम आती है। कहा जाता है कि विपरीत बुद्धि या कुबुद्धि, जब भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हर चीज देना लेकिन कुबुद्धि मत देना। कुबुद्धि कहते हैं कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि। जब भी विनाश काल आता है तो लोगों की विपरीत बुद्धि आ जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, आप कुछ भी कीजिए, परिस्थिति चाहे कोई भी लाइए, लेकिन दिमाग सही रखिए। दिमाग सही रहेगा, बुद्धि सही रहेगी, तो हर परिस्थिति में इंसान लड़ सकता है। यानी कि मनोबल अगर हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशंस में आदमी जीत सकता है। लेकिन मनोबल डाउन रहेगा, दिमाग खराब रहेगा और कुबुद्धि रहेगी, तो चाहे जितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, आदमी डाउनग्रेड चला जाता है। तो यहाँ पे हमेशा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं तो अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हर चीज से लड़ने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनोशक्ति पर होती है, मनोबल पर होती है। इसीलिए कभी भी कुबुद्धि मत देना, यानी कि दुर्भावना मत लाना, गंदे विचार मत लाना। जो भी लाना, अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, पॉजिटिव विचार आने चाहिए। और विद्या ही निर्धन का धन है, ये एक कोर्स है मेरे, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था कंप्यूटर साइंस से, और उसके बाद जब मैंने अपना ट्रैक चेंज किया, यानी कि मैंने अपना टीचिंग फील्ड ज्वाइन किया, तो जब टीचिंग फील्ड ज्वाइन किया तो उस वक्त मुझे ये लगा कि यार मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी क्यों। लेकिन अभी अभी आपको एक वाकया बताऊं कि मैथ्स ऑप्शनल यूपीएससी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है और वहां पे मेरे स्किल्स को यूटिलाइजेशन मिल रहा है। तो कहा जाता है कि कभी भी विद्या बेकार नहीं जाती, यानी कि जो भी आपने ज्ञान ग्रहण किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल उसका प्रयोग होना ही होना है, आज नहीं तो कल उसका सदुपयोग होना ही होना है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा से सीखते रहिए, हमेशा से लर्निंग कैपेबिलिटी रखिए, क्योंकि एक दिन आपका जो निर्धनता है वो भी धन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि विद्या ही निर्धन का धन होता है। यानी कि अगर आप फाइनेंशियली कमजोर हैं तो आपकी विद्या, यानी कि जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, यही आपको आगे ले जाने वाली है। ठीक है, चलो ये तो बड़ी अच्छी बातें हो गई हम लोगों की। अब आते हैं विजयी भव एसबीआई पीओ क्लर्क बैच की। आप लोगों में से कई लोग इस बैच को सब्सक्रिप्शन लिए हैं और थोड़ी सी शिकायत भी है कि सर अभी तक बैच शुरू नहीं हुआ है। बैच शुरू हो जाएगा आपका मंडे से, यानी कि अपकमिंग मंडे से, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स अब ओवर हो चुके हैं। बस आईबीपीएस पीओ बचा हुआ है मेंस का, तो वो भी नवंबर के लास्ट में होगा और आईबीपीएस प्री का एग्जाम इसी संडे को होने वाला है। तो संडे के बाद जो मंडे आने वाला है, एसबीआई पीओ क्लर्क बैच आप लोगों का शुरू हो जाएगा मंडे से, और मात्र 11 रुपए में। ठीक है, विजयी भव बैच। चलिए, आज का दिन कौन सा दिन है? 17 अक्टूबर है ना? किसी का बर्थडे पड़ रहा है तो सबको हैप्पी बर्थडे। अगर जो भी 17 अक्टूबर को पैदा हुआ है तो उनको हैप्पी बर्थडे। और आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो इरेडिक्शन है, विश्व से गरीबी खत्म हो सके, इस तौर पे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी डे मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन दिवस बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो सस्टेनेबिलिटी गोल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल बनाया गया, जिसमें कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये किसकी तरफ से डिफाइन किए गए? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से डिफाइन किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक और चीज बताया गया है कि विश्व में जितनी गरीबी है उनको खत्म करना है, यानी कि जो एरोडिक्शन है पॉवर्टी की, उनको उन्मूलन करना है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी इन द सेंस विश्व में जो गरीबी है वो एक आंसू है। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है ना? ये वाला गाना सुना होगा। उसमें क्या बताता है कि गरीबी है एक आंसू,
और गरीबी लिटरली बहुत बड़ी मतलब दर्द होता है कि जब कोई भूखा सोता है गरीबी के कारण सोता है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार है तो वो भी एक गरीबी का कारण बनता है, और बेरोजगारी भी गरीबी का कारण बनता है और गरीबी भी बेरोजगारी का कारण बनता है। अभी अगर हम लोग सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज के बारे में बात करें तो वो कौन सा देश है? साउथ सूडान। तो साउथ सूडान अगर देखा जाए तो सबसे सबसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला देश है साउथ सूडान। इसकी पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो 476 यूएस डॉलर है पर कैपिटा के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके नंबर पर दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? बुरुंदी आता है, जो कि गरीबी के मामले में दूसरा, नीचे से टॉप दूसरे पे है। फिर तीसरे पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आता है। ज्यादातर आप लोग देख रहे होंगे कि ये सभी की सभी अफ्रीकन कंटिनेंट के ही कंट्रीज हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, मलावी, लाइबेरिया, चाड, मडागास्कर, सोमालिया, यमन, सियरा लियोन, किरिबारी, सोलोमन आइलैंड, यानी कि ये 15 देश हैं जो सबसे गरीबी का त्रासदी झेल रहे हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, और साथ ही साथ यहाँ पे आज गरीबी उन्मूलन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 1 बिलियन US डॉलर का फंडिंग मिला है, यानी कि आने वाले साल के लिए यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या दिया गया है? यहाँ पे सिक्योर्ड 1 बिलियन US डॉलर दिया जाएगा। ये बेसिक तौर पे क्यों दिया जा रहा है? 1 बिलियन US डॉलर की धनराशि जिसके वित्त पोषण मॉडल से सुधार लाने और वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को आगामी सालों के लिए अलग अलग देशों और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा 1 बिलियन US डॉलर का वित्त पोषण दिया गया, जिससे कि ये जो इनका कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग लेवल पर करा सके। WHO के बारे में मैंने अपनी क्लासेस में कई बार बताया है कि WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, 1948 को की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है टेड्रोस एधनम। मैं ये इसलिए बताता हूं जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और साथ ही साथ आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, WHO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये कई बार अपनी क्लासेस में मैं रिपीट करता हूँ। रिपीट करने का अर्थ बस यही है कि आपको याद हो जाए, रटना ना पड़े। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO ने अभी अभी हाल फिलहाल में ट्रुकोमा नाम का जो बीमारी है, डिसीज है, वो भारत को कहा गया है, यानी कि इंडिया को कहा गया है कि ये कंप्लीटली जो डिसीज है वो इंडिया मुक्त हो चुका है। अभी भी यहाँ पे बड़े स्तर पर ट्रुकोमा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकन कंटिनेंट में भर भर कर ये ट्रुकोमा डिसीज है। यानी कि WHO की तरफ से भारत को क्या कहा गया है कि ये पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। टीबी मुक्त अभियान भी WHO और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है, और ये 2025 का टारगेट लिया गया है टीबी मुक्त अभियान। तो टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है, और ये टीबी मुक्त अभियान कहा जा रहा है कि 2025 तक टीबी को मुक्त कर दिया जाएगा और तभी प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने एक और सिचुएशन देखी थी कि अभी अभी हाल फिलहाल में जो पोलियो मुक्त, चूंकि WHO ने प्रमाण दे दिया है कि भारत ट्रुकोमा मुक्त हो चुका है और पोलियो मुक्त भी हो चुका है, लेकिन पोलियो की एक वेरिएंट जो है मेघालय में प्राप्त हुआ और एक छोटे से बच्चे में पोलियो के सिम्टम्स पाए गए। तो WHO के कान खड़े हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अभी अभी मैंने पोलियो मुक्त भारत कह दिया और भारत को एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा दिया,
कि ये पोलियो मुक्त हो चुके हैं और मेघालय में एक सिम्टम्स मिल रहा है। तो सिम्टम्स मिलना का मतलब ये है कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से WHO को कहा गया कि देखिए ये ऐसा पोलियो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ये वैसा पोलियो है जो आप नहीं सोच रहे। इसका मतलब ये वैसा पोलियो है जिसका वेरिएंट जो है बहुत ही इसका माइनर होता है और ये लगभग 1 करोड़ में सिर्फ 1 लोगों में मिलता है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। जिंदगी दो बूंद की अमिताभ बच्चन प्रचार करते करते सबको यहाँ पे ड्रॉप पिलाते चले गए हैं और इस तरीके से पोलियो मुक्त हो चुका है। तो फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से $1 बिलियन यहाँ पे दिया जाएगा। अबू धाबी को सॉवरेन वेल्थ फंड्स में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। जरा आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में सबसे अमीर शहर कौन सा है और पूरे एशिया में नंबर 1 कौन सा है और पूरे विश्व में सबसे अमीर शहर कौन सा है। अभी अगर देखा जाए तो अबू धाबी को जो है कहा गया है कि सबसे अमीर शहर है। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क आता है, कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क जो है दूसरा सबसे अमीर देश बन चुका है और इस तरीके से यहाँ पे लगातार अमीरियों की खिताब चली आ रही है। तो अबू धाबी को 1.7 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी के साथ सबसे ज्यादा अमीर देश के रूप में जाना गया। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा गया है कि अमीरों की संख्या यानी कि करोड़पतियों की संख्या सबसे ज्यादा किस शहर में रहती है। करोड़पतियों की संख्या सबसे ज्यादा किस शहर में रहती है? तो करोड़पतियों की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में है, फिर दूसरे नंबर पर लंदन में है और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा मुंबई। चलिए मुंबई की बात आ रही है तो मुंबई की बात आ रही है तो विश्व में सबसे तेजी गति से बढ़ने वाली प्रॉपर्टी के दाम में तीसरे नंबर पर यहाँ पे बंबई आता है। यानी कि प्रॉपर्टी जो है बहुत तेजी गति से बढ़ रही है और तीसरे नंबर पर बंबई आता है और पहले नंबर पर फिलीपींस का मनीला आता है। यानी कि मनीला में बहुत तेजी से क्या कहते हैं वहां पे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं और सबसे महंगा शहर भारत का बंबई है। एशिया का भी सबसे महंगा शहर बंबई है और करोड़पतियों की संख्या भी तीसरे नंबर पर बंबई है। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ अलग अलग जानकारी मिल गई है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी बंबई जानी जाती है और हम लोग गाना भी गाते हैं, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई। तो यहाँ पे बम्बई क्या है, ये आपका तीसरा सबसे ज्यादा करोड़पतियों की संख्या है। साथ ही यहाँ पे अगर देखा जाए प्रॉपर्टीज के मामले में भी तीसरे नंबर पर आता है और सबसे महंगे शहर के तौर पर भी बंबई का नंबर आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो कि बंधन बैंक के MD के तौर पर बनाया गया। यहाँ पे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता कौन बनाए गए हैं? यहाँ पे MD CEO बनाए गए हैं यहाँ पे सेन गुप्ता बंधन बैंक के। ठीक है, तो आप लोग एक मूवी देखे होंगे ना, कौन सा, करण अर्जुन, और उसमें कौन सा गाना आता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो जो राखी थी यानी कि करण अर्जुन की माँ थी, उनकी शक्ल बिल्कुल पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता की तरह मिल रही है। अगर इनका मूंछ निकाल दिया जाए तो ये करण अर्जुन की माँ है और यही डायलॉग मारती हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर करके आएंगे, पूरे आकाश के बादल को फाड़ कर आएंगे। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंकिंग सेक्टर के जहां पे बंधन बैंक के CEO MD के तौर पे प्रतिम सेन गुप्ता को बनाया। तो प्रथम प्रतिम सेन गुप्ता, इसके पहले चंद्रशेखर घोष थे, इनकी रिजाइन दे दिया गया बंधन बैंक के MD CEO के तौर पे और उसके बाद इनको लाया गया है, किसको? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को लाया गया। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे BEML। ठीक है, 2014 में जब NDA की सरकार आई थी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में जापान की यात्रा किए थे और जब जापान की यात्रा किए थे तो जापान की यात्रा करते समय उन्होंने बुलेट ट्रेन देखी थी। उनका सपना था कि हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन आए।
उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, उस प्रयास को एक पंख भी लगाया जा रहा है। अगर हम लोग इस प्रयास की बात करें तो बुलेट ट्रेन का सपना अभी तक तो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी भी, जैसे कि बंबई मुंबई अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। ठीक है, इसका कॉरिडोर भी बनाया गया, इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्चे भी किए गए, इसके ऊपर प्लानिंग भी हुई है। और फिलहाल यहाँ पे अगर अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है, तो जैसे डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट, या लखनऊ रेल मेट्रो कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट, आंध्रा रेल मेट्रो प्रोजेक्ट, या जो विश्व भारत में जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, ज्यादातर एल&टी ने क्या किया है, उसका एक्विजिशन किया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बीईएमएल जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी कि सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, इन्होंने भारत का पहला इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन के लिए अनुबंध हासिल किया है। इन्होंने कहा है कि देखो, जब भी तुम्हारे पास प्रोजेक्ट आएगा, यानी कि भारत सरकार बुलेट ट्रेन के ऊपर प्रोजेक्ट लाएगी, तो हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा, यानी कि बीईएमएल ही बनाएगी, कोई और नहीं बनाएगा। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 866.87 करोड़ रुपए का, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डालने के लिए बीईएमएल ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो भारत का पहला इंडिजीनियस बिल्ट बुलेट ट्रेन जो है वो कौन बनाएगा, बीईएमएल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी जो टेस्ट स्पीड भी हम देख चुके हैं, यानी कि बुलेट ट्रेन चलाने की स्पीड भी देख चुके हैं, 280 किलोमीटर प्रति घंटे, और 200 ऑपरेशनल जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है वो रोल आउट किया जाएगा 2026 तक, और ये बीएमएल यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, और ये पब्लिक सेक्टर एक यूनिट के तौर पे जानी जाती है। तो इन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के जो बुलेट ट्रेन होगा उसकी बिडिंग जो है, अनुबंध जो है, हम ही लेंगे, कोई और नहीं लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को एक होमवर्क दिया था ना, बोलो दिया था। और आप लोगों के इस होमवर्क में आप लोगों ने, कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से होमवर्क किया है। ठीक है, जरा देखिएगा, मैंने कुछ पूछा था कि किस देश को भारत सरकार का रुपे कार्ड प्राप्त हुआ है, तो आप सभी लोगों ने क्या आंसर दिया था, मालदीव आंसर दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया था। मैंने कल हिंट भी दिया था कि मैंने आप लोगों को, तो रजनी है यहाँ पे, रजनी आई है, एक बार कमेंट कीजिएगा प्रेजेंट है कि नहीं है। थैंक यू सर जी फॉर वेरी नाइस सेशन होमवर्क। द इंडियन रुपे कार्ड हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन द मालदीव। The initiative was announced during President Dr. Mohammad Muizzu visit to the India following discussion with प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस पे यहाँ पे डिस्कशन किया गया। लगभग 800 बैंक रुपे कार्ड इशू करते हैं। रुपे कार्ड को लॉन्च करने वाली संस्था का नाम क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और 400 मिलियन कार्ड का सर्कुलेशन किया जा रहा है। जैसे पहले मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड दिए जाते थे, अब आज की डेट पे एंड यहाँ पे रुपए कार्ड दिए जा रहे हैं। पूरी तरीके से कंप्लीटली भारत सरकार के अंतर्गत आने वाला ऑर्गेनाइजेशन। मालदीव्स है, एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, ये 1196 आइलैंड से बना हुआ है। इसकी राजधानी माले है, और इकोनॉमिक इसकी कैसे चलती है, टूरिज्म के आधार पर चलती है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर है इसकी जो कुल पॉपुलेशन है, 5,40,000। मतलब अगर देखा जाए तो बनारस के पॉपुलेशन के बराबर है, बनारस की पॉपुलेशन भी इससे ज्यादा है। ठीक है, तो मालदीव जो है 5,40,000 पॉपुलेशन के आधार पर आगे बढ़ रही है। यहाँ पे निकिता ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड, कम बैक की है। ठीक है, अभी इतने दिन से मेंस एग्जाम दे के रेस्ट कर रही थी, तो सोच रही होगी कि सर अभी थोड़ा सा बहुत मेहनत की है,
थोड़ा सा मुझे आराम करने दीजिए। ठीक है, तो अब कम बैक कर रही है बच्ची। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, मालदीव लॉन्च रुपे कार्ड पेमेंट इन अक्टूबर 2024। यहाँ पे लॉन्च किया गया, स्ट्रेंथ टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, बूस्ट टूरिज्म एंड ट्रेड। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू, करेंसी रुपया है, माले राजधानी है। और साथ ही साथ अभी इंडिया और मालदीव्स ने 750 मिलियन यूएस डॉलर का स्वैप डील किया है। नहीं, यहाँ पे 750 मिलियन करेंसी की जो स्वैप है वो बेसिक तौर पे 750 मिलियन करेंसी, मतलब भारत जो है मालदीव्स को 750 देगा, जिसमें की करेंसी स्वैप 400 मिलियन यूएस डॉलर का होगा। ठीक है, 400 मिलियन यूएस डॉलर का होगा। तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना कि जो साइन किया गया है करेंसी के लिए 750 मिलियन करेंसी डीलिंग की गई है, जो कि भारत देगा, जिसमें 400 मिलियन यूएस डॉलर 400 मिलियन यूएस डॉलर करेंसी स्वैप किए जाएंगे मालदीव्स के साथ। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको करेक्ट कर दी। आगे देखते हैं। आप सभी लोग को बताया था मैंने, करंट अफेयर्स क्विज कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है केबीसी के नाम से। मैंने आपको इसमें बता देते हैं कि कौन खेल सकता है। जो भी बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ रहा है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे हाउ मच अमाउंट विल बी गिवन टू द विनर्स। पहले विजेताओं को 2100 दिया जाएगा, दूसरे विजेताओं को 1100 दिया जाएगा, तीसरे विजेताओं को 500 रुपया दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? जो मेरी क्लासेस के जो करंट अफेयर्स होते हैं वहीं से आएंगे, जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो हर एक महीने के 1 तारीख और 15 तारीख को आपका ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और ये क्वेश्चन हर एक करंट अफेयर्स जो सुबह मेरी क्लासेस होंगी 6 बजे की, वहीं से करंट अफेयर्स और मेरे ही द्वारा क्वेश्चन आंसर्स बनाए जाएंगे। और आप सभी लोग का ये कॉन्टेस्ट कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कीजिएगा? प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना शुरू कीजिए, और यहाँ पे आपको बैनर चलता हुआ दिख जाएगा, बैनर चलता हुआ दिख जाएगा केबीसी के रूप में। ठीक है, चलिए, तो किसी भी सहायता के लिए आप इस कांटेक्ट पे कर सकते हैं। यानी कि मान लो आपने जीता, आपने आपका रैंक देख लिया कि पहले रैंक पर आ रहा है, लेकिन गलती से पेमेंट मान लो दूसरे वाले को 2100 मिल गया, तो भाई किससे कांटेक्ट करेंगे? हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर देखिए मैंने बड़ी मेहनत करके 2100 रुपए जीते हैं, अब आप बेईमानी मत कीजिए। ठीक है, मुझे 2100 रुपया चाहिए, 1100 रुपया नहीं चाहिए, आप तो 2100 देंगे मुझे। तो ठीक है, तो आपके अकाउंट में पेटीएम के जरिए या फोन पे के जरिए हम लोग आपको 2100 रुपया दे देंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन पहले रैंक पर आ रहा है, दूसरे रैंक पर आ रहा है, तीसरे रैंक पर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हु हैज चेयर्ड द 194th मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन न्यू दिल्ली? कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन, नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 194वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एमडी पात्रा या फिर मनसुख मांडविया? सभी का सभी लोग पद जानते होंगे। नरेंद्र मोदी हमारे देश के कौन है? पीएम है, प्रधानमंत्री जी है, ये मालूम है। अमित शाह जी कौन है? यहाँ पे गृह मंत्री है, गृह मंत्री है। साथ ही साथ क्या मंत्री मंत्री देख रहे हैं? यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, कोऑपरेटिव मंत्री है। निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रही हैं। एमडी पात्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के तौर पे जाने जाते हैं। मनसुख मांडविया जी कौन है? ये एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के रूप में जाने जा रहे हैं। तो ईएसआईसी जो है वो किसके द्वारा इनऑर्गेनाइज किया गया? ईएसआईसी अगर देखा जाए तो अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे इनऑर्गेनाइज किया गया, इनकी अध्यक्षता में। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया, यहाँ पे अमित शाह जी नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे मनसुख मांडविया जी। लेकिन मैंने तो पढ़ा था
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो ईएसआईसी लेबर मिनिस्टर होंगे, ये लेबर मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया जी के अंतर्गत आता है, यानी कि इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन ये कैसे अमित शाह जी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मनसुख मांडविया जी हो जाएगा, ना कि अमित शाह हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही यहाँ पे ईएसआईसी आता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, और डॉक्टर मनसुख मांडविया जी इसके हैं। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में ये ईएसआईसी की योजना बनाएगी। ईएसआईसी अगर देखा जाए तो ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, अशोक कुमार सिंह है, अशोक कुमार सिंह। पेरेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एस्टैब्लिशमेंट 1952 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने हानाले लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची अमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला मेजर ऑटोमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया। यानी कि कहा जा रहा है हु हैज इनॉग्रेटेड द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी एट हानले लद्दाख। ठीक है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, राजनाथ सिंह, संजय सेठ, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि हानले कहाँ पे है, लद्दाख में है। धारा 370 एबॉलिश हो जाने के बाद दो राज्य बना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए जम्मू कश्मीर से एक बात याद आई, उमर अब्दुल्ला, उमर उमर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला कल शपथ ग्रहण के समारोह में पार्टिसिपेट किए और जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री का जो शपथ है वो किन्होंने शपथ दिलाया, मनोज सिन्हा। और ये मनोज सिन्हा कौन है, वहां के राज्यपाल यानी कि गवर्नर है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति। तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना। लद्दाख अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा राज्य जाना जाता है, यानी कि सबसे बड़े राज्य में लद्दाख का नाम आता है। यहाँ पे आप लोगों को हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्थ साइड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। सबसे ऊंचाई पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नेशनल पार्क से याद आया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि उत्तराखंड में बनाया गया। ठीक है, अभी अगर देखा जाए कि यहाँ पे मेष की जो वेधशाला का उद्घाटन किसने किया है, तो मेष की जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती के द्वारा किया गया। ठीक है, तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ये कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, अजीत मोहंती, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सचिव है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंतर्गत आता है, ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये बताएं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस विभाग में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो प्रेसिडेंट है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और इसके जो चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सचिव डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। इन्होंने यहाँ पे मेस यानी कि मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी बनाया है, उसका उद्घाटन किया है, और ये लद्दाख के हानले में किया है, जो कि दुनिया की अगर देखा जाए तो इस समय दुनिया की सबसे ऊंची अमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, इस वेधशाला में क्या क्या होगा जरा देखिएगा। ये इवेंट जो कि डीएई के 75th एनिवर्सरी में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एटॉमिक एनर्जी के 75वें एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया गया, और यहाँ पे डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने इसका अनावरण किया। मेस जो है चेरेनकोव टेलीस्कोप, चेरेनकोव टेलीस्कोप
जो कि एशिया में सबसे बड़ा दूरबीन के तौर पे जाना जाता है और 4,300 मीटर ऊंचा, यानी कि समुद्र से लेवल से 4,300 मीटर ऊंचे की ऊंचाई पर है। आगे देखते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में जरा देख लीजिएगा। ये बेसिक तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय के नियंत्रण में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास डीएई के पोर्टफोलियो है, या आप ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में पूरा कार्यभार संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। सचिव कौन है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती है, यही है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर बंबई में है, साथ ही साथ सन 1954 में इसको बनाया गया था। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में ये जानकारी होगी। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, किस देश ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए नागालैंड राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है, जो कि 1 से लेकर 10 दिसंबर 2024 तक होगा? Which country has partnered with the Nagaland state government for the 25th edition of the Hornbill Festival, which will take place from 1st to 10th दिसंबर 2024? ठीक है, ताइवान, बांग्लादेश, गाम्बिया, वेल्स या रिपब्लिक ऑफ वार्शल? तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये वेल्स हो जाएगा, जो कि यूके में आता है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वेल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेफियो रियो, जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं, इनको याद कर लेना। हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस बैंक ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से अमरावती को अपनी राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का सैद्धांतिक ऋण मंजूरी दिया? ये प्रोजेक्ट 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और चंद्रबाबू नायडू उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, तो उन्होंने एक सपना देखा था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2012 में दो राज्य थे, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 2012 में पहले तो आंध्र प्रदेश के नाम से ही जाना जाता था, 2012 में दो स्टेट विभक्त हुए, एक तेलंगाना बन गया और एक आंध्र प्रदेश बन गया। तेलंगाना को तो अपनी राजधानी और आंध्र प्रदेश की दोनों की राजधानी अगले 10 साल के लिए, यानी कि 2024 के लिए हैदराबाद घोषित किया गया। लेकिन तेलंगाना ने कहा कि हम अपनी राजधानी पर काम करेंगे और आंध्र प्रदेश ने कहा कि ठीक है, हम अपनी नई राजधानी बनाएंगे। विश्व का सबसे स्मार्टेस्ट सिटी के नाम से अमरावती प्रोजेक्ट लाया जाना था। इस समय बहुत सारे 6 लाख करोड़ के आसपास खर्चा किए गए, लेकिन यहाँ पे रेड्डी साहब जैसे ही चंद्रबाबू नायडू गए और रेड्डी आए, और रेड्डी आते ही साथ इस प्रोजेक्ट को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर आप सर्च करेंगे अमरावती प्रोजेक्ट तो आपको ऐसे ऐसे यूट्यूब के बारे में देखने को मिलेगा जहां पे इस सब के बारे में बताया गया कि यानी कि जो एक अच्छे शहर की कल्पना की गई थी पूरे विश्व भर की लोग देखेंगे कि देखो यहाँ पे भी भारत में भी एक स्मार्ट सिटी और एक डेवलप्ड सिटी इसके नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग दुबई देखते होंगे, दुबई का नाम सुनते होंगे, सिंगापुर सिटी का नाम सुनते होंगे, कुवैत सिटी का नाम सुनते होंगे, न्यूयॉर्क सिटी का नाम सुनते हैं, ठीक उसी तरीके से अमरावती का भी नाम लिया जाएगा, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू फिर से आ गए हैं और उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल में कवर करेंगे और एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट लाएंगे। अमरावती में 15,000 करोड़ रुपए का एक प्रिंसिपल लोन सैंक्शन किया गया है, और ये लोन किसकी तरफ से किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक और साथ ही साथ यहाँ पे किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक दोनों ही कहाँ पे? अमरावती को राजधानी बनाने के लिए, अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, एडवांस सिटी को यूज करते हुए यहाँ पे इसमें घोषणा की गई। तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, 15,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों के द्वारा प्रपोजल दिया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है
कि ये प्रिंसिपल लोन प्रोवाइड कराएगा, आंध्र प्रदेश सरकार को 15,000 करोड़ रुपए देगा और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो राजधानी बनाई जाएगी अमरावती सिटी। अमरावती जो कि बेसिक तौर पर यहाँ पे एक लेटर कंफर्मिंग लोन दिया गया है, यानी कि मैडम निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक लेटर कंफर्मिंग लोन दिया गया और ये कहा गया है कि देखो आप मतलब राज्य सरकार को, चंद्रबाबू नायडू जी को एक लेटर लिखा गया है कि आपका जो लोन था वो अप्रूव हो गया है एशिया डेवलपमेंट बैंक की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ठीक है, ये 8 नवंबर 2024 को शेड्यूल्ड होगा और इसका जो एग्रीमेंट होगा 15 नवंबर 2024 तक। मतलब चंद्रबाबू नायडू जी को लगभग 15,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक से मिल जाएंगे और यहाँ पे इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है 49,000 करोड़ रुपया और इसमें 15,000 करोड़ रुपया का जो सॉफ्ट लोन देगा वो वर्ल्ड बैंक देगा। इस एग्रीमेंट के बाद आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है इसके लिए एक नया अथॉरिटी बनाया गया है जिसको कहा गया है आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट और इसमें इनिशियल ट्रांच यानी कि 3,750 करोड़ रुपया इस राजधानी को बनाने के लिए अप्रूवल मिला है। ठीक है, चले यहाँ पे आगे देखते हैं। Who among the following is the winner of Sveriges Riksbank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel 2024? आप लोग आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा और आप ही लोग देंगे। इनमें से कौन अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डेरन एक्मेग्लू, सिमोन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ओनली ए बी सी, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड ए बी एंड सी। तो जरा देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2 अमेरिकन और एक ब्रिटिश नागरिकों को बताया है और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को जिस तरीके से इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा बताया कि भाई देखो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े पहलू के तौर पे जाने जाते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी अपना स्वार्थ साधने के लिए भी बहुत चीजें क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक त्याग कर रहे हैं और एक तरह से कुछ कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि सोशियो इकोनॉमिक को चेंज करने के लिए इकोनॉमिक्स के पार्ट पर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है। इस तरीके से ओनली ए, ऑल ए बी एंड सी हो जाएगा, ये सभी की सभी ए बी एंड सी के रूप में जाने जाएंगे। चलिए अभी आप लोगों ने जानते होंगे कि नोबेल पीस प्राइज 2024 का जापान निहोन हिंडाको ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है और हिंडाको ऑर्गेनाइजेशन जो है ये परमाणु हमले को झेलने वाले ये लोग जो हैं इनको सजोकर, उनकी यादों को सजोकर रखा हुआ है, इसलिए इस शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। नोबेल प्राइज का जो केमिस्ट्री अवार्ड है 2 अमेरिकन और एक ब्रिटिश को दिया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एक्सप्लेन किया गया है और ये बेसिक तौर पे 190 देश में इसका यूज किया जा रहा है। साथ ही अगर हम लोग देखें डेविड बेकर का जो बनाया गया प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है, जॉन जंपर, डेमिस एब्साबिस और डेविस बेकर, ये क्या है, ये बेसिक तौर पे केमिस्ट्री के तौर पे जाने जाते हैं। नोबेल प्राइज दिया गया है 2023 में केमिस्ट्री नोबेल प्राइज माउंगी, लुइस और एलेक्सी को दिया गया था। भारतीय मूल की वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री नोबेल प्राइज दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में इस साल जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफरी जी ई हंटन को नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुफोन को मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आंसर बताइएगा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, यानी कि अगले 3 साल के लिए बंधन बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है, आंसर बताना शुरू कीजिएगा। राणा आशुतोष कुमार सिंह, इंद्रजीत कमोत्रा, रतन कुमार गेज, कदम्बल पॉल थॉमस या पार्था प्रतीन सेन गुप्ता। ठीक है, चलिए देखिए अभी अब मैंने आपको बताया कि बंधन बैंक के सीईओ अगले 3 साल के लिए पार्था प्रतीन सेन गुप्ता को चुना गया। ठीक है, मिस्टर घोष की जगह पे है।
किस देश ने हाल फिलहाल में भारत को 53वें MK-54 हल्के टॉर्पीडो ऑल अप राउंड की बिक्री को मंजूरी दी है? मलेशिया, श्रीलंका, जापान, हंगरी, अमेरिका। तो अमेरिका की तरफ से एक डील हुई है। वो डील क्या है कि भारत को 53 MK-54 हल्के टॉर्पीडो और ऑल अप राउंड और एक तरह से ड्रोन दिए जाएंगे। तो ये जो ड्रोन दिए जाएंगे किसकी तरफ से दिए जाएंगे? अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 27वीं अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कहां आयोजित की गई? कहा जा रहा है वेयर वाज द 27th इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब कहां पे आयोजन किया गया था? म्यूनिच जर्मनी, ब्रिजटाउन बारबाडोस, लुसेन स्विट्जरलैंड, अस्ताना कजाकिस्तान, गैंगटू या साउथ कोरिया। तो यहाँ पे अस्ताना यानी कि कजाकिस्तान में इंटरनेशनल टेबल टेनिस का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? एक तरह से आपके कजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो ये मोहतरमा आप लोगों को देख रही है, ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी भी हैं और ये टेबल टेनिस खेलती भी थी। और अगर इनके चेहरे से इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते, ये इस वक्त 63 साल की है। ठीक है, 63 साल की है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस की बात करें, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस की बात करें तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की प्रेसिडेंट पेत्रा सॉर्लिंग है। इनका क्या नाम है? पेत्रा सॉर्लिंग। और इसकी फाउंडेशन यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसेन यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और 1926 में 1926 में इसको फाउंडेट किया गया था। आगे देखते हैं, हाल फिलहाल में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 27वें संस्करण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यानी कि टेबल टेनिस में, इंटरनेशनल टेबल टेनिस में सबसे पहले रैंक पर कौन सा देश आ रहा है? तो पहले रैंक पर जापान देश आ रहा है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड स्पेस वीक है हर साल कब मनाया जाता है? 12 अगस्त से 26 अगस्त, 3 जून से 9 जून, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर, 23 जून से लेकर 29 जून, 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर। तो यहाँ पे क्या है? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है एंटोनियो गुटरस। एंटोनियो गुटरस। अब कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र का विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में। आपका बर्थडे पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। वर्ल्ड स्पेस वीक जो कि सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजीज की को देखते हुए बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज ये थीम रखी गई है। 10 अक्टूबर 2000 से इसको ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक की तरफ से। यानी कि सन 2000, आज से 24 साल पहले से लगातार यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस वीक के तौर पे मनाया जाता है। और ये बेसिक तौर पे एक पूरा सप्ताह ही इसको मनाया जाता है। ठीक है, 1957 में एक आप कह सकते हैं कि 4 अक्टूबर को पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण की याद के तौर पर 1957 में जो प्रक्षेपण किया गया था स्पुतनिक, उसी के उपलक्ष्य पे क्या किया गया जाता है? ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को अंतरिक्ष के मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए जाने की याद में सन 1967 में चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड सहित बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? यहाँ पे पंडित दीनदयाल स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना, दीनदयाल अंत्योदय स्वावलंबन योजना, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ठीक है, तो चला देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर क्या किया है? यहाँ पे पंडित दीनदयाल स्वावलंबन योजना कर दिया। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ सरकार की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है?
विष्णुदेव साई है। गवर्नर कौन है? रामेन डेका है, या रमन कह सकते हो या रामेन कह सकते हो, ये आपके ऊपर है। नेशनल पार्क, बहुत नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, कांगड़ वैली नेशनल पार्क, बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ण वापड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी के सभी आपके नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पड़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं। किस बैंक ने हाल फिलहाल में अपनी विशेष सावधि जमा योजना, अमृत कलश योजना और अमृत वृष्टि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी? ठीक है, किस बैंक ने कहा है कि अमृत कलश और अमृत वृष्टि योजना? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इन सभी में अगर अमृत वृष्टि योजना की बात करें तो अमृत वृष्टि योजना में 444 दिन 444 डेज के लिए एफडी पर अच्छा इंटरेस्ट दिया जा रहा है और ये इंटरेस्ट लगभग 7.25% का एफडी इंटरेस्ट दिया जा रहा है और 7.65% का एफडी इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा 31 मार्च 2025। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है बंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है अभी अभी CS शेट्टी की जगह पे CS शेट्टी बनाया गया। ये किसकी जगह पे आए हैं? दिनेश कुमार खरा की जगह पे आए। दिनेश कुमार खरा की जगह पे आए। 1 जुलाई को फाउंडेशन बनाया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सन 1955 में इसको बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1921 में की गई थी। 3 बैंकों के मर्जर से बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, 3 बैंकों के मर्जर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। Which organization has recently collaborated with Airtel Payment Bank? भारत का सबसे पहला एयर पेमेंट बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कितना है भाई? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट 0% है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार का लोन नहीं देता। ठीक है, एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट एक टर्म्स होता है जो आरबीआई कहता है कि सभी की सभी बैंकों को अपनी सारी देनदारी चुका जाने के बाद एक निश्चित प्रतिशत तक लोगों को प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग में लोन देना जरूरी है। तो एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट 0% है किसी भी पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था वो कमेटी कौन सी थी? नचिकेत मोर कमेटी थी। कौन सी थी? नचिकेत मोर कमेटी थी। और पेमेंट बैंक के लिए जो पेड अप कैपिटल होता है वो 100 करोड़ का होता है। पेमेंट बैंक किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं देता है, क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं बांटता है। ठीक है, यहाँ पे जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक का जो प्रमोटर होता है वो पेमेंट बैंक का सबसे बड़ा प्रमोटर कौन हो सकता है? उसका एक्सपीरियंस कितना होता है? वो 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस क्षेत्र में? बैंकिंग क्षेत्र में। प्रमोटर जो होता है सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है किसको? पेमेंट बैंक को। भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा आया था? भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक आया था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस संगठन ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए को ब्रांडेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया? इंडियन रेलवे या फिर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC हो जाएगा या फिर NCRTC हो जाएगा या RCI हो जाएगा या DMRC हो जाएगा या इंडियन रेलवे हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने को ब्रांडेड यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा कार्ड जहां आपको हर एक क्षेत्र में शॉपिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर। चलिए 14वें क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं है, आपको बताना है और ये संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के
कार्यालय यानी कि यूएन ऊसा का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये आपको बताना, ठीक है। तो यूएन ऊसा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना, ऑस्ट्रिया, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, बीजिंग, जकार्ता, ढाका। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन को शेयर कर दिया करो, सेशन को लाइक कर दिया करो, ठीक है। आप लोगों के सिलेक्शंस के लिए, जनरल अवेयरनेस में बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए रिवॉर्ड ला रहे हैं, 2100 रुपए का, 1100 रुपए का और 500 रुपए का, जो कि 1 नवंबर को पहला टेस्ट होगा, फिर 15 नवंबर को टेस्ट होगा, फिर 1 दिसंबर को टेस्ट होगा, फिर 15 दिसंबर को होगा, फिर 1 जनवरी को होगा, फिर 15 जनवरी को होगा, फिर 1 फरवरी को होगा, फिर 15 फरवरी को होगा। मतलब ये निरंतर आपका चलता रहेगा। और एक अच्छा ऑप्शन भी है आप लोगों के लिए, या एक तरह से कि आप पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आके कंसिस्टेंटली फोकस होकर क्लासेस को अटेंड करना है। अपने आप विजेता घोषित हो जाओगे। बस अब ये देखना है कि आप लोगों में से सबसे ज्यादा एकाग्र कौन रहता है। एकाग्रता रहेगी तभी आप विजेता घोषित होगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे का कुछ नहीं है कि आप लोग को, बस सिर्फ हम लोग एक मोटिवेट करते हैं। जैसे कि हम लोगों को बचपन में कहा जाता था ना कि पापा कहते थे अक्सर कि बेटा अच्छा पढ़ाई करोगे, टॉप करोगे तो हम तुमको साइकिल दिलाएंगे। अक्सर आपके मम्मी पापा भी यही कहते होंगे कि बेटा पढ़ाई करो, जब टॉप करोगे तो हम तुमको ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे। तो उसी के लालच में आप क्या करते थे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे। अब फिर से वही चीजें आ रही है। कहते हैं बच्चे थे तभी अच्छे थे, और बचपन में हम लोग बहुत सारी शरारतें भी करते थे, लेकिन पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से और फोकस होकर करते थे। लेकिन जैसे बड़े होते गए वैसे ही हम लोगों का दिमाग खराब होता चला गया, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते चले गए, आकर्षण बढ़ती चली गई। लड़की को देख लिया लड़का आकर्षित, लड़का को देख लिया लड़की आकर्षित, दिन भर शॉर्ट्स चला रहे हैं, और इस तरीके से हम लोगों का माथा खराब हो रहा है। तो इस तरीके से माथा खराब मत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय बहुत क्रुशियल होने वाला है। और अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो जिंदगी में टाइम भी आपको हमेशा से वेस्ट मानेगी। तो चलिए आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।